बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं वेव्स, जो क्लास 11 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे जेई हो गया, नीट हो गया या बिटसेट हो गया, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अब तक जो हम लोगों ने फिजिक्स में किया है उसमें चीज़ें विजुलाइज होती थी, दिखती थी कि हाँ चलो ये बॉडी है, इस पर ये फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स लगाएंगे और इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है। वेव्स हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो चिंता की बात नहीं है। अगर आपने ऑसिलेशन अच्छे से किया हुआ है तो वेव्स में आपको बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है। तो धीरे धीरे करते हैं, आराम से करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद पहले से आती होंगी अगर आपने ऑसिलेशन किया है तो, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे सीख लेंगे। तो वेव्स को आराम से करते हैं, आप लिखते जाओ, समझते जाओ और इक्वेशंस को नोट डाउन करते जाओ। ठीक है बच्चों, तो जब हम लोग वेव्स की बात करते हैं तो इनविजिबल चीज़ों की बातें कर रहे हैं। वेव्स क्या है? एक डिस्टर्बेंस है विच ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। लेकिन जिस मीडियम में वेव ट्रैवल करता है उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, वो ट्रैवल नहीं करता, सिर्फ वेव ट्रैवल करता है। तो सबसे पहली बात, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी डालने वाला हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे सोचना समझना जरूरी है। तो सबसे पहली बात है कि वेव्स क्या है? तो वेव्स एक डिस्टर्बेंस है। वेव्स इज ए डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल। लाइट वेव या साउंड वेव, ये सब वेव्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे को टू टाइप्स के वेव स्टडी करनी है। एक तो होता है ट्रांसवर्स वेव, यानी कि लाइट वेव होता है ट्रांसवर्स वेव ना, लाइट वेव। तो इसमें होता क्या है? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करेंगे अप एंड डाउन वर्टिकली, और वेव मोशन होगा परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल वाइब्रेशन। ये पॉइंट बच्चों आपको नोट करना पड़ेगा कि पार्टिकल वाइब्रेशन और वेव वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसमें? ट्रांसवर्स वेव में। दूसरा हमारे को पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? पार्टिकल वाइब्रेशन और वेलोसिटी ऑफ वेव बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कि पार्टिकल वाइब्रेशन अगर होगा आगे पीछे और वेव की वेलोसिटी भी इसी के अलॉन्ग होगी, पैरेलल होगा, पार्टिकल वाइब्रेशन एंड वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली क्लास 11th में हमारे को इसी पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लाइट हमें पढ़ना नहीं है अभी। तो 12वीं क्लास में है लाइट। अभी हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल वेव पे फोकस करना है, और कुछ फॉर्मूले हैं जो ट्रांसवर्स वेव से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो वो हमें देखना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लिखो मैकेनिकल वेव। दिस टू आर पार्ट्स ऑफ मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल होता है साउंड वेव। साउंड वेव, तो हमारे को साउंड वेव पे ज़्यादा फोकस करना है इस बार। इसमें डॉपलर इफेक्ट तो हटा दिया गया है सीबीएसई से, लेकिन जेई, नीट और बिटसेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, साउंड वेव करने वाले हैं। तो बेटे साउंड वेव में हमारे को ये पढ़ना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ध्यान देने वाली बात है, ठीक से देखना। साउंड वेव में फॉर्म होता है कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन। 9th क्लास में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे साउंड वेव है, इट ट्रैवल्स इन एयर, एयर में भी मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, तो वो क्या करते हैं? दे वाइब्रेट, ऑसिलेट। अगर ये पार्टिकल बिल्कुल पास पास आ जाएं तो हम लोग बोलते हैं
कि द पार्टिकल्स ऑफ द एयर कॉम्प्रेस्ड। उसके बाद क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द एयर रिलैक्स, दूर दूर हो गए, ये रिलैक्स हो गया। फिर से पार्टिकल्स कॉम्प्रेस हो जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड। फिर से पार्टिकल रेयरफैक्शन, फिर से पार्टिकल रिलैक्स कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या बन गया, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, फिर से कॉम्प्रेशन, फिर से रेयरफैक्शन, दैट मीन्स पार्टिकल ऑसिलेटिंग ऐसे आगे पीछे। और वेव की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होती है, वेव भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, पैरेलल होते हैं। सो दिस हैपेंस इन साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर हम लाइट वेव की बात करें तो यहाँ ऑसिलेशन होता है परपेंडिकुलरली, ऊपर नीचे ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड वेव इज ट्रैवलिंग परपेंडिकुलर, आइदर दिस वे और दिस वे। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा ये साउंड वेव। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। जनरल इक्वेशन, हम लोग जो वेव लिखते हैं जनरल इक्वेशन, उसका ऑसिलेशन से लेना देना है बहुत, ऑसिलेशन से मिलता जुलता है। तो अगर आप लोगों ने ऑसिलेशन के इक्वेशन समझ लिए हैं तो यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली। इफ वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। यहाँ पर k को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा, और k कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा अपॉन v, वेयर v इज वेव वेलोसिटी। ठीक है, v क्या है, वेव वेलोसिटी। देखो बच्चों, यहां हम लोग दो वेलोसिटी की बात करने वाले हैं, एक तो वेव वेलोसिटी, दूसरी पार्टिकल वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी। ठीक है, तो ये जो dy बाई डी टी का टर्म है, दिस रिप्रेजेंट्स पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, और यहां जो वेलोसिटी है ओमेगा के साथ जो लगा हुआ है नीचे, दिस इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। सारे वेलोसिटीज आपको आने चाहिए बच्चों। फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाय लैम्डा, तो ये वेव वेलोसिटी है, माइंड इट। और इसे डिफरेंशिएट करके dy बाई डी टी निकालेंगे तो पार्टिकल वेलोसिटी आएगा। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, इसके आगे हमें करना है स्पीड ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला एंड स्पीड ऑफ साउंड वेव अकॉर्डिंग टू लाप्लासेस फार्मूला। ये दो चीज़ें भी यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। और एक करना है हमारे को वेलोसिटी इन स्ट्रिंग, मतलब हमने कोई स्ट्रिंग बांध दिया है एक एंड में एंड वी आर गिविंग जर्क टू द स्ट्रिंग एंड द वेव इज ट्रैवलिंग, वेव जाएगा फिर आएगा, राइट। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो आप लोग लिख लो वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग क्या है कि एक एंड से बांध दिया है हमने और दूसरे एंड से क्या कर रहे हैं, दूसरा एंड हमारे हाथ में है, इसको हम लोग जर्क दे रहे हैं, तो वेव विल ट्रैवल, स्ट्राइक करेगा फिर रिफ्लेक्ट होके आएगा ऐसे वेव। तो हमारे को रिफ्लेक्शन ऑफ वेव भी देखना है। ठीक है बच्चों, चलो तो हमें बात करनी है आगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मतलब, सुपरपोजिशन क्या मतलब होता है, व्हेन वन थिंग इज मीटिंग विद द अदर, दैट इज सुपरपोजिशन। तो जब भी एक वेव दूसरे वेव से मीट करेगा तो उसका इक्वेशन कैसा होगा और क्या होना चाहिए।
तो बेसिकली सुपरपोजिशन का मतलब यही हो गया, व्हेन 2 और मोर वेव्स आर इंटरफेयरिंग ईच अदर, मीटिंग ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लो इंडिविजुअल वेव लेता हूँ, y1 इज इक्वल टू r1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सिमिलरली y2 इज इक्वल टू r2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या प्लस के एक्स हो, बोथ रिप्रेजेंट्स द वेव इक्वेशन, वैलिड इक्वेशंस है। तो जब भी वेव का मीटिंग होता है तो वी कैन राइट सो मेनी वेव्स वी आर गेटिंग ना, वाई एन इज इक्वल टू आर एन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो सारे वेव जब मिलते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डॉट डॉट प्लस वाई एन, right? This all can be added like this. This is called superposition principle. तो हमें यहाँ पे देखना है कि velocity of जो string में होगी, when string is given some jerk, वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली फॉर्मूला करना है, डेरिवेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Velocity in a string is given as under root t upon m, where t is tension in the string, tension in the string, और m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूला को अगर डिराइव करने का आपको मन कर रहा हो तो आप डायमेंशन मेथड से कर सकते हैं, जो किसी भी बुक में गिवन है। डायमेंशन मेथड आपको आनी चाहिए, दैट्स इट, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है इसकी करने की। इसके आगे हमारे को करनी है वेलोसिटी ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन ने हमें साउंड का फार्मूला दिया था इन एनी फ्लूइड। देखो बच्चों, आपको फ्लूइड अगर मैं कहता हूँ तो आपको समझना चाहिए कि फ्लूइड कैन बी अ गैस ऑल्सो और फ्लूइड कैन बी एनी लिक्विड ऑल्सो। तो दोनों ही फ्लूइड की श्रेणी में आते हैं, सो बोथ आर फ्लूइड्स ओनली। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। तो आगे कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड in a gas, velocity of sound in a gas, in a gas या in a fluid कह लो आप, in a fluid। तो न्यूटन ने ये बोला था कि कोई भी वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर होगा किसी मीडियम में, किसी फ्लूइड में या किसी गैस में होता है या फ्लूइड में होता है, फ्लूइड भी गैस ही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो न्यूटन ने बोला था, फॉर्मूला लिख सकते हैं अंडर रूट बल्क मॉडुलस ऑफ दैट मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है बच्चों, बल्क मॉडुलस, बी क्या है, बल्क मॉडुलस है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बल्क मॉडुलस। और वो क्या है, डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम, ऑफ दैट फ्लूइड जिसमें वो साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है। तो न्यूटन ने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि दिस इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब मूवमेंट ऑफ साउंड इन एनी फ्लूइड इज आइसोथर्मल प्रोसेस। उसमें क्या होता है, कॉम्प्रेशन, जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कॉम्प्रेस करते हैं तो वहाँ पर हीट जनरेट होता है, और जब रिलैक्स करते हैं तो वहाँ पे हीट कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हीट का आना और हीट का जाना, यानी कि अल्टीमेटली जो नेट लॉस क्या है हीट का, नथिंग। अल्टीमेटली जो नेट रिजल्ट आएगा, इसका मतलब हो गया कि हीट जो इन्वॉल्व है वो जीरो है। हीट इन्वॉल्व जीरो है का मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम और कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, आइसोथर्मल का मतलब होता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मतलब होता है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, PV इज इक्वल टू NRT में क्या N तो कांस्टेंट होता ही है, R कांस्टेंट होता है, T भी हमने कांस्टेंट कर दिया आइसोथर्मल में, दैट मीन्स PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसे हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, इसको अब डिफरेंशिएट करना बाकी है। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं,
तो क्या मिलेगा, v इंटू डी पी बाई डी पी प्लस पी इंटू डी वी बाई डी पी इज इक्वल टू 0। तो डी पी चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा p इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस पी। ये मिल रहा है, और वी कैन से p इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ तो है, बल्क मॉडुलस। ये पूरा का पूरा क्या होता है, बल्क मॉडुलस ही तो होता है b, यानी कि यहाँ मैं b की जगह p लिख सकता हूँ। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट p बाई रो अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये फॉर्मूला था, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो आपको घबराने का नहीं है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं डाल दूंगा वीडियोस ख़त्म होने के बाद। तो इसके आगे पढ़ते हैं। अब लाप्लास ने क्या बोला था, लाप्लास ने बोला था कि भैया ये फॉर्मूला सही नहीं है, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ साउंड इन एनी गैस मीडियम इन एनी फ्लूइड इज एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल नहीं है, वो एडियाबैटिक है। अब उसका लॉजिक क्या था, तो उन्होंने बोला, लाप्लास ने बोला, साउंड की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि साउंड के पास टाइम नहीं है कि वो अपने सराउंडिंग से हीट को ले या फिर दे। इज सो हाई स्पीड दैट इट कैनॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। एंड ऑल्सो गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो गैस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो इतनी आसानी से हीट लेना देना नहीं करता है। दैट मीन्स इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस अगर होगा तो उसका फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं लाप्लासेस करेक्शन। आप लिखो यहां पर लाप्लासेस करेक्शन। तो लाप्लास ने बोला था कि भैया आइसोथर्मल नहीं होता है, न्यूटन के फॉर्मूला को उन्होंने बोला कि रॉन्ग है, तो एडियाबैटिक होता है। तो एडियाबैटिक इक्वेशन में क्या होता है, तो उन्होंने बोला v इज इक्वल टू लिखो अंडर रूट b एडियाबैटिक अपॉन डेंसिटी। ये बोला था लाप्लास ने, एडियाबैटिक ए लगा दिया ना, दैट मीन्स एडियाबैटिक होगा वो। एडियाबैटिक का इक्वेशन हमारे को मालूम है क्या होता है, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये होता है एडियाबैटिक का एक्सप्रेशन। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे सिमिलरली, डी बाई डी पी क्या लिखेंगे, पी वी गामा इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक रूल। तो बेसिक रूल लगा रहा हूं डिफरेंशिएशन का, जो आपको आना चाहिए। गामा वी गामा माइनस 1 इंटू डी वी बाई डी पी, दिस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v गामा, ये डी पी टू कट, v गामा मैंने यहाँ भी है यहाँ भी है, मैंने कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस p गामा डी वी बाई डी पी और अपॉन v। देखो क्या से क्या मिल गया ना, मुझे ये मिल गया। अब ये टर्म तो नीचे आ जाएगा ना, 0 के नीचे आ गया, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस पी गामा डी वी बाई वी डी पी इज इक्वल टू 0। ये है। तो यहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू माइनस, देखो ये 1 है ना, तो ये आ जाएगा इधर -1, ये लिख लेते हैं, P गामा डी वी अपॉन डी पी वी इज इक्वल टू -1। इस टर्म को हमें अच्छे से लिखना ताकि बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन यहां भी मुझे मिलने वाला है। P जैसे कि पहले हम लोग ने देखा है कि डी वी बाई
V बाई डी वी, ये हमारे बल्क मॉडुलस के एक्सप्रेशन में आने वाला है। तो यहाँ पर गामा का टर्म हमारे को एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बल्क मॉडुलस फार्मूला मेरे पास था माइनस ऑफ प्रेशर का टर्म अपॉन डी वी अपॉन वी। तो डी वी नीचे आनी चाहिए, डी वी को नीचे ले जाओ। ठीक है बच्चों, तो P अपॉन एक मिनट, इसे मैं हटा दूं, स्पेस बना लूं, तो यहां से मुझे चीजें मिल जाएंगी। यहां से P गामा इज इक्वल टू माइनस वी डी पी अपॉन डी वी। ठीक है, और वी कैन से माइनस डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा बल्क मॉडुलस ही तो है। इसको हम लोग बी ए लिख सकते हैं क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। ए सिर्फ यहाँ डिनोशन है छोटा सा, ये बताने के लिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब ये पूरा का पूरा जो बी ए है, बी ए की जगह मैं मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या लिखूंगा, पी गामा अपॉन डेंसिटी, ये हो गया मॉडिफाइड फॉर्मूला। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग। हाँ बच्चों, आगे डिस्कस करना है फैक्टर्स ऑन विच साउंड वेलोसिटी डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर पे साउंड वेलोसिटी डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है प्रेशर। तो हम लोगों ने अभी अभी फॉर्मूला किया है ना, क्या किया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा प्रेशर अपॉन रो, ये किया हम लोगों ने। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ p, यानी कि अगर p बढ़ता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है, डायरेक्टली रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट क्या है, डेंसिटी। इसी फॉर्मूले में आप देख लो, वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। दिस इज वेलोसिटी एंड डेंसिटी, यानी कि अगर डेंसिटी कम होता है मीडियम का तो वेलोसिटी विल राइज। ठीक है, अच्छी बात है। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि डेंसिटी, अगर कोई मीडियम है, ज्यादा डेंस है, तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी तो कम हो जाएगी ना। तीसरा चीज है टेम्परेचर। इसी फॉर्मूले में वापस आ जाओ, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, RT बाई V। दैट मीन्स देखो, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर हम लोग यहाँ हमेशा केल्विन में लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। फोर्थ है ह्यूमिडिटी। जब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ मीडियम की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग वापस इसी फॉर्मूले में आ जाते हैं। इसी फॉर्मूले को दो बार लिख लेते हैं, एक बार ड्राई एयर के लिए और एक बार ह्यूमिड एयर के लिए। दो केस में डिवाइड कर लो, ड्राई एयर, मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल ड्राई एयर है, तो वेलोसिटी VD लिख रहे हैं, गामा है, P है, डेंसिटी यहाँ पर D लिख दिया मैंने ड्राई एयर के लिए, और मॉइस्चर वाला एयर के लिए यानी कि ह्यूमिड, जो ह्यूमिडिटी है वो लिख देंगे VM, गामा P रो M, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब होता क्या है, अब आप इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों को डिवाइड कर दो और रेशियो ले लो VA अपॉन V मीडियम, तो क्या होगा, रो मीडियम अपॉन रो A, ये मिल रहा है। अब हमें कंपेयर करना है कि जो मॉइस्चर वाला एयर है और ड्राई एयर है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा और कम होती है।
तो बच्चों जब भी हम मॉइस्चर की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ जो हमारा मीडियम है वो कम हो जाता है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में क्या होता है, बारिश के दिनों में देखो एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे गैसेस हैं, हेवी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट। तो ड्यूरिंग रेनी डेज वो सेटल डाउन होते हैं, जो हेवी गैसेस होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स इन्वायरमेंट में होते हैं। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ जो मीडियम है वो कम हो जाता है, राइट। डेंसिटी कम हो जाएगा तो क्या होगा, देख लो, डेंसिटी कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। यानी कि जब हम रेनी डे की अगर बात करें तो डेंसिटी ऑफ एयर कम होता है, यानी कि उस टाइम जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी वो ज़्यादा होगी। सो वी कैन से Vm इज ग्रेटर देन Va। इस फैक्टर को भूलना नहीं है, ठीक है बच्चों। ये 4 फैक्टर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे फिर से सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात करेंगे, जो अब मैंने अभी डिस्कस किया था। देखो सुपरपोजिशन वेव्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर 2 ऐसे वेव मिलते हैं जिनका नेचर सेम हो, तो उन दोनों के मिलने से जो थर्ड वेव बनेगा, यानी कि रिजल्टेंट वेव जो बनेगा वो ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड का होगा। आप यूँ समझ सकते हो कि 2 अच्छे आदमी मिले तो बहुत ही अच्छा कुछ होगा, सीधी सी बात है। 2 बुरे आदमी मिलेंगे तो और बुरा होगा। इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट होता है, अब बिल्कुल होना भी चाहिए, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, यही होता है। एक बुरा मिल जाए, एक अच्छा आदमी मिल जाए, फिर तो नथिंग विल हैपन, कुछ होगा ही नहीं। तो हमें इसी को पढ़ना है, एक बुरा आदमी एक अच्छा आदमी मिलता है तो कुछ नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। एक ऐसा वेव और ठीक इसके ऑपोजिट दूसरा वेव अगर मिल जाए तो क्या होगा, नथिंग विल हैपन, राइट। ये है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड वाला वेव, दूसरा है नेगेटिव एम्पलीट्यूड वाला वेव, एंड द मीट टुगेदर तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, नथिंग विल हैपन। देखते हैं, हमारे पास है एक जाने वाला वेव और एक आने वाला वेव। अगर जाने वाला वेव ऐसा है, ठीक है, मतलब ये आप कह लो रेफरेंस लाइन है, वन वेव इज मूविंग लाइक दिस, और दूसरा वेव है जो मैं येलो से दिखाता हूं, ऐसा कुछ, ऐसा। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, इन दोनों के मिलने से एक थर्ड वेव बनेगा, वो और ऊंचा होगा, उसको मैं डॉटेड से दिखाता हूं। ये जो डॉटेड वाला है ना, ये है रिजल्टेंट वेव। दिस वन, तो मैं नंबरिंग कर दूं, दिस इज वेव नंबर 1, दिस इज वेव नंबर 2 एंड दिस इज रिजल्टेंट। राइट, अच्छी बात है, ऐसे ही होता है। देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और नीचे का और नीचे चला जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, लाइक दैट। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा वेव हो और दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिट नेचर का हो, ऐसा वेव हो, नेचर कैसा है, अपोजिट है, इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो कैसा बनेगा, रिजल्टेंट वेव विल बी स्टैंडिंग वेव, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव। हम लोग इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। स्टैंडिंग वेव बनता है तो कैसा इक्वेशन बनता है ये देखने वाले हैं। इसमें कुछ नए नए टर्म्स मिलने वाले हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। देखो बच्चों, जो भी पॉइंट है जो यहाँ लाई करते हैं, लाइन पे जो लाई करते हैं, मतलब द पॉइंट्स टेकिंग रेस्ट, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स, NODES। और ऐसा पॉइंट
जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे रहें, या तो ऊपर या नहीं तो नीचे, दीज आर कॉल्ड एंटीनोड्स। एंटीनोड्स, ये सारे एंटीनोड हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, और इनको हम लोग नोड्स कहते हैं। ऐसा एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग करने वाले स्टैंडिंग वेव के बारे में। एक वेव जाएगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा, हो सकता है दोनों कंबाइन हो जाएं, दोनों का नेचर अपोजिट है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, बट एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो दोनों सुपर इम्पोज होने के बाद मुझे जो वेव मिलेगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। ये पूरा का पूरा नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दूंगा, घबराना नहीं है आपको, यहाँ सिर्फ आप समझ लो, नोट्स आपको मिल रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या होता है वो देखते हैं। तो बच्चों स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन है वो देख लेते हैं। जाने वाला वेव यानी कि इंसिडेंट वेव, हम इंसिडेंट वेव लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ kx। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड वेव जो वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा वापस, दैट मीन्स y2 लिखेंगे। अब जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है जस्ट इसका अपोजिट है, यानी कि अगर ये r है तो मुझे माइनस r लिखना पड़ेगा, और यहाँ पॉजिटिव है तो मुझे, निगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव kx लिखना पड़ेगा। दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। दिस इज r साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ kx माइनस ऑफ r साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ kx, दिस वन। तो मुझे मिल जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस kx माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस kx, ये मिलेगा। बच्चों याद करो, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, क्लास 11th में ही फॉर्मूला किया होगा, ये वाला फॉर्मूला साइन सी माइनस ऑफ साइन डी। अगर याद है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो, नहीं तो ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। तो साइन c माइनस साइन डी अप्लाई कर देते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लो बच्चों, याद आ गया होगा। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए r 2 cos। अब ये देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा c है, ये पूरा का पूरा क्या है, d है, c प्लस d। अब करके देख लो, c प्लस डी अपॉन 2, यही तो मुझे चाहिए। c क्या है मेरे पास, ओमेगा टी माइनस kx, और d क्या है, ओमेगा टी प्लस kx। ये हो गया 2 ओमेगा टी अपॉन 2, दैट मीन्स पूरा का पूरा मुझे सिर्फ ओमेगा टी मिलने वाला है। ठीक है, कॉस ओमेगा टी हो गया, इनटू साइन c प्लस डी बाई टू, सॉरी c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी करेंगे, ओमेगा टी माइनस kx, d क्या होगा, ओमेगा टी प्लस kx होल डिवाइड बाई 2। तो ये क्या होगा, ओमेगा टी माइनस ऑफ kx तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस 2kx बाई 2, यानी कि सिर्फ माइनस kx। ठीक है, चलो लिख लिया माइनस kx। तो माइनस kx का जो माइनस है वो बाहर भी लिख सकते हैं, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें मुझे मिल गई। दिस इज द
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, यहां से यहां तक लिख लो बच्चों, इसको आराम से लिख लो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, ये हम लोग पहुंच गए हैं स्टैंडिंग वेव के जनरल इक्वेशन में। और हम लोग बेसिकली स्टैंडिंग वेव जो कर रहे हैं वो किसी स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं। मतलब हमने स्ट्रिंग को कहीं बांध दिया है और एक एंड मेरे हाथ में है और इसके हम लोग जर्क दे रहे हैं और वेव वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वेव जा रहा है और फिर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है एंड बोथ आर सुपर इम्पोजिंग ईच अदर। उससे क्या होता है, स्टैंडिंग वेव बनता है। जब हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग्स की, तो हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग को ऐसे फिक्स कर दिया एक जगह। दिस इज व्हाट, x is equal to 0, one end of the string, and this is what, x is equal to l, another end, जो यहाँ पे फिक्स है, इस वॉल के साथ ऐसे जोड़ दिया गया है। तो जब x is equal to 0 की बात करेंगे तो यहाँ साइन 0 आएगा, राइट। तो ये पूरा टर्म को 0 बना देगा, तो y तो 0 हो गया। दूसरी बात में x is equal to l की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग बात करने वाले हैं x इज इक्वल टू एल। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें क्या है, साइन x इज इक्वल टू एल की बात करेंगे तो साइन के एल हो जाएगा। यहां भी हमारे पास जो फिक्स है एंड, वहां भी तो मूवमेंट नहीं होगी, यानी कि जो y डिस्प्लेसमेंट है वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फिक्स है। तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन के एल भी 0 मिल गया मुझे। अब ये देखना है कि साइन 0 कब कब होता है। हमारे पास साइन कब कब 0 होता है, साइन n पाई में, वेयर n क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। ये है, दैट मीन्स आई कैन राइट k इंटू एल इज इक्वल टू n पाई। और k हमें मालूम है क्या होता है, वेव नंबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ये हो गया, पाई पाई तो गया, तो लैम्डा मुझे मिल गया 2l अपॉन n, ये हो गया लैम्डा। तो जो वेव बनता है वो ऐसा बनता है, हो सकता है एक लूप बने, या हो सकता है 2 लूप बने, या हो सकता है 3 लूप बने, राइट। मैंने थोड़ा गलत बनाया है, इसे और अच्छे से कर देते हैं। तीन लूप भी बन सकते हैं। तो अब यहाँ देखो, आप यहाँ पे n टर्म इन्वॉल्व है, तो n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 लूप, n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 लूप में बनेगा, n की वैल्यू 3 आएगी तो 3 लूप्स एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, इसका आपको इस पे ध्यान देना है, इस एक्सप्रेशन पे। तो लिखो n इज इक्वल टू 1, यहाँ से लैम्डा 1 मिल जाएगा 2l। और हमारे को फॉर्मूला तो मालूम है ना फ्रीक्वेंसी के लिए भी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। ये हम लोग फ्रीक्वेंसी 1 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा 1। वेरी वेरी बेसिक इक्वेशन, इससे बेसिक कुछ नहीं होता। वेलोसिटी स्ट्रिंग की जब होगी, वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव होता है वो, माइंड इट, उसकी जो वेलोसिटी होती है फिक्स होती है √T अपॉन m, जो हमने अभी किया था। लैम्डा 1 क्या होता है, 12 होता है। सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नंबर 1 इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, प्लीज प्लीज मेक ए नोट। सिमिलरली n2 के लिए भी काम कर सकते हैं हम लोग। जब हम लोग n2 की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी 2 लिखेंगे, वेलोसिटी बाय लैम्डा 2 लिखेंगे, तो
लैम्डा टू क्या लिखेंगे, लैम्डा का फॉर्मूला अभी देखा था 2L/n, n2 है तो लैम्डा इज इक्वल टू L हो गया। सो V/L और V तो मुझे पता है √T/m। दैट मीन्स अगर आप रिलेट करो फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 को रिलेट करो, क्या मिलेगा आपको, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1। नाउ यू कैन फाइंड फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4 ऑल्सो। ट्राई टू फाइंड इट, देखते हैं क्या मिलता है। आप लोग ट्राई करो। हाँ बच्चों, निकाल के देखा फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी 3 निकाल के देखो क्या मिलता है। फ्रीक्वेंसी 3 लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, सॉरी बच्चों, फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन लैम्डा 3, और लैम्डा 3 क्या लिखेंगे हम लोग, 2L/3, दैट मीन्स 3V/2L, दैट मीन्स 3 टाइम्स √T/m 2L। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी 1 से कंपेयर करें तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी कि F3 इज इक्वल टू 3F1 हो गया, F3 इज इक्वल टू 3F1। तो अगर पैटर्न को पकड़ के चलें तो मुझे क्या मिलेगा, F4 इज इक्वल टू 4F1, या फ्रीक्वेंसी 5 इज इक्वल टू 5F1, राइट। ये मिलता रहेगा हमें, राइट, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक मिलेगा। अगर जनरल बात की जाए तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1, है ना। ये पूरा सीरीज का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इजी है बच्चों, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इसके आगे हमारे को पढ़ना है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। और इसके बाद हमें पढ़ना है इको भी पढ़ना है। डॉपलर इफेक्ट हटा दिया गया है सीबीएसई के सिलेबस से, लेकिन जेईई नीट और बिटसैट में तो है, तो हम लोग डॉपलर भी मैं अलग से बता दूंगा। ये फिलहाल आप लोग नोट कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें होगा बाकी की चीज़ें। ठीक है बच्चों, गुड लक, हैव ए नाइस डे।